हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए लास्ट वीडियो में हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, जिसमें देखिए किस तरह से हम रो रिड्यूस करते हैं, कॉलम रिड्यूस करते हैं और उसके बाद जीरो असाइन करते हैं, और जीरो असाइन के बाद किस तरह से हम ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन को चेक करते हैं और कब ट्रायल मेथड लगता है, जीरोज कवर कैसे होते हैं, इन सब बातों पर देखिए डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए अभी तक जितनी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम हमने सोल्व की है तो वो मिनिमाइजेशन की थी। वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिनिमाइजेशन का होता है, हमें दी गई नियतन समस्या को न्यूनतम करना होता है। और यहाँ पर देखिए हम ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे जिसमें देखिए मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्ट दिया हो, अधिकतम समस्या, ठीक है, अधिकतमीकरण की हम समस्या यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमाइजेशन वाली। तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, हालांकि ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, जब मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन होती है तो क्या करना पड़ता है, इन सब बातों पर देखिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर देखिए राजस्व अधिकतम हो, जो भी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को मैक्सिमाइजेशन करना है। तो यहां पर देखिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है और यहाँ पर इस तरफ जॉब है, इस तरफ मशीन है, और यहाँ पर देखिए हमें जो भी रेवेन्यू फाइंड करना है वो मैक्सिमाइजेशन फाइंड करना है। यानी हम इस तरह से असाइन करें, यहाँ पर ए को, बी को, सी को, है ना, इनको इससे इस तरह से असाइन करें कि यहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइजेशन की है, जबकि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, देखिए मिनिमाइजेशन होता है। तो इस बात का थोड़ा सा स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना देखिए इतनी सी बात से मामला बिगड़ जाएगा। मैक्सिमाइज, तो जहां भी असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की होती है, मैक्सिमाइजेशन उसका ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में बदल जाएगा। और उसके बाद देखिए जो प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, उसके बाद तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है और मैक्सिमाइजेशन वाली है, तो ये एक स्पेशल केस है देखिए। और यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर स्पेशल केस आ जाए और अगर आप डायरेक्ट अगर इसे सोल्व करने लग जाओगे तो फिर देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे मिनिमाइजेशन में बदलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे मिनिमाइजेशन में बदल देते हैं। लिखें आप, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दी गई नियतन समस्या, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो किस तरह से देखिए दी गई है, ये है देखिए 1 2 3 4 5, ये 5x5 की असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो चलिए यहां पर हम एक 5x5 की असाइनमेंट प्रॉब्लम बना लेते हैं। और देखिए जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है वो मैक्सिमाइजेशन की, तो डायरेक्ट आप एक स्टेप बढ़ाए नहीं, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम तो सीधे यहाँ पर देखिए डायरेक्ट उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप क्यों बढ़ाएं, ठीक है। तो सीधा लिखें, आपके जो गिवन प्रॉब्लम है वो किस तरह से है देखिए, लिखें आप। दी गई नियतन समस्या, असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो देखिए दी गई नियतन समस्या मैक्सिमाइजेशन, अधिकतमीकरण, ठीक है। ये तो देखिए मैक्सिमाइजेशन की, अब क्या किया जाए, अगर कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम यदि मैक्सिमाइजेशन की होती है तो उसे मिनिमाइजेशन के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसमें बदलेंगे हम, मिनिमाइजेशन में हम बदल देंगे, ठीक है। मिनिमाइजेशन न्यूनतमीकरण में बदल देंगे।
और देखिए कैसे बदलते हैं, जो लागत मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक एलिमेंट को, प्रत्येक अवयव तो देखिए ये बात, देखिए जब मैंने आपको प्रोसेस बताया था तो उसी वक्त देखिए यहाँ पर इस तरह का एक पॉइंट भी बताया था मैंने, इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी मैक्सिमाइजेशन होता है हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए, तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर देखिए कौन सी नियतन समस्या मिलेगी, न्यूनतमीकरण की नियतन समस्या। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइजेशन की है, और उस मैक्सिमाइजेशन को हमें मिनिमाइजेशन में बदलना कंपलसरी होता है, क्योंकि किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका मिनिमाइजेशन में होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में बदलना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर दी गई असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की थी और उस मैक्सिमाइजेशन को हमने यहाँ पर मिनिमाइजेशन में बदला है। और किस तरह से बदला है, देखिए -1 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए चलो बदल देते हैं हम, और ये प्रोसेस है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पर देखिए जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो किस तरह से हमें मिलेगी, ये 5x5 की है। इधर है देखिए ABCD और उधर है मशीन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन का जो सोल्व करने का जो प्रोसेस है सभी का बिल्कुल सेम है। इसमें नई बात केवल यही है कि यहाँ पर हम -1 का मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है तो वो भी हमें देखना है। और अनबैलेंस का मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए जैसे 4 कॉलम आ जाते हैं और 5 रो आ जाती है। जैसे वैसे मैंने आपको बता रखा है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम स्क्वायर फॉर्म में होती है, यानी जितनी रो होती है उतने ही कॉलम होते हैं, पंक्तियां और स्तंभ बराबर होते हैं। क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा था जितने वर्कर्स होते हैं उतने ही जॉब होते हैं, है ना। तो ये n/n की होती है, रो और कॉलम्स यहाँ पर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ डिस्टरबेंस हो जाता है तो अनबैलेंस हो जाती है, जिसको हम देखें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा टारगेट है कि एक मैक्सिमाइजेशन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व किया जाए। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जो प्रोसेस हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया है वही प्रोसेस यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस कॉस्ट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दी गई असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, और जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती है तो ऐसी कंडीशन में -1 का मल्टीप्लाई करके उसे मिनिमाइजेशन में बदला जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम, ठीक है ये कंप्लीट है, और यहाँ देखिए कॉलम वाइज में माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 5 2 3 6 7, चलो पहले ये लिख लेते हैं 5 2 3 6 7, 11 4 12, और देखिए थर्ड कॉलम में यहाँ पर 10 6 5 4 8, और देखिए इसके बाद अगर हम चलें फोर्थ कॉलम पे तो 12 3 14 11 12, और देखिए फिफ्थ कॉलम पे आ जाए तो देखिए 4 5 6 7 5,
चलिए एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो गिवन है, दे रखी है, और इसको हम कर रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई। अब ये जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम है देखिए ये बन चुकी है मिनिमाइजेशन की। क्योंकि देखिए यहां माइनस का मल्टीप्लाई करने से मिनिमाइजेशन में क्यों बदल जाती है, थोड़ा सा इस बात पे भी हमें फोकस करना है। इससे पहले हमने देखिए सिंप्लेक्स मेथड देखा था। सिंप्लेक्स मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होता है, वहां भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होता है। यहाँ तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम तो मिनिमाइजेशन की होना चाहिए, और वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए जब सिंप्लेक्स मेथड से हम सोल्व करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन की। कभी कभी देखिए एलपीपी, जो एलपीपी होती है वो मिनिमाइजेशन में दी जाती है, तो उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहां पर उद्देश्य फलन जो होता है वह मैक्सिमाइजेशन में बदल जाता है। तो वहां भी हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए -1 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए -1 के मल्टीप्लीकेशन से मैक्सिमम मिनिमम में बदल जाता है और मिनिमम मैक्सिमम में बदल जाता है। कॉमन सी बात है, देखिए आपको मैं बता दूं, इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर हम सबसे मैक्सिमम नंबर की बात करें तो सबसे मैक्सिमम होता क्या है, अगर हम रियल लाइन पे जाएं, वास्तविक संख्या रेखा पे जाएं, तो रियल लाइन पे देखिए सबसे मैक्सिमम हम इसी को मान के चलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक बात बताएं कि ये माइनस इंफिनिटी क्या है, तो ये जो माइनस इंफिनिटी है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे मिनिमम होता है। तो देखिए जो सबसे मैक्सिमम है उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मिनिमम हो जाता है, और अगर हम सबसे मिनिमम को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम हो जाता है। इस कॉमन सी बात है ना। तो यहां पर देखिए इसी वजह से माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है और ये हो गई अब मिनिमाइजेशन में, क्वेश्चन में दे रखी थी मैक्सिमाइजेशन में, अब बदल गई मिनिमाइजेशन में। अब देखिए यहाँ पर आगे हम चलते हैं और यहाँ पर देखिए इसमें रो रिड्यूस हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, रो रिड्यूस। और देखिए रो रिड्यूस के बाद इधर ही हम कॉलम रिड्यूस भी कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम के साथ आपके ड्यूल कॉन्सेप्ट भी है, और असाइनमेंट प्रॉब्लम के साथ एक क्वेश्चन देखिए ड्यूलिटी का भी आता है। तो देखिए आपको यहाँ पर मल्टी ऑप्शन मिल जाएंगे सेक्शन बी में। ठीक है, और सेक्शन सी में तो देखिए सेपरेटली एक क्वेश्चन आता है, या तो ड्यूलिटी का आता है, या टू फेज मेथड का आता है, या सिंप्लेक्स मेथड का आता है, या ग्राफिकल सॉल्यूशन का आता है। और उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से भी बनते हैं, बहुत जल्दी हम वो भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तो कॉलम रिड्यूस हमें करना है। चलिए कॉलम रिड्यूस हम कर लेते हैं, और कॉलम रिड्यूस करने का क्या प्रोसेस है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, तो देखिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और देखिए इसी की हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को देखिए इधर ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये लीजिए। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पर रो रिड्यूस करना, और रो किस तरह से रिड्यूस करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ।
और रो रिड्यूस करने के लिए देखिए हमें प्रीवियस मैट्रिक्स पे जाना होगा, इससे पहले की जो मेन मैट्रिक्स है, तो इसको भी देखिए हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ताकि देखिए वापस हमें प्रीवियस पेज पे न आना पड़े। तो देखिए इस पे फिलहाल आप ज़्यादा ध्यान न दें। ये देखिए ये पुरानी मैट्रिक्स है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे, ये लीजिए। चलो समझ जाना, वैसे है ना, ये मैट्रिक्स है और खैर इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, इनको तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ये लीजिए, इसे भी हटा देते हैं हम तो, ठीक है। ये देखिए दी गई मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इस तरह की मैट्रिक्स हमें मिली थी, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो रिड्यूस करेंगे। तो रो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रो का जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। इसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, देखिए माइनस का 12। जैसे ही हम -12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -12, तो वो +12 हो जाएगा। तो सभी में आप 12 जोड़ दें, बात वही है, मिनिमम एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसमें सब में क्या करोगे, आप जब माइनस करोगे, -12 जब करोगे तो ये +12 में बदल जाता है, कॉमन सी बात है। तो आप इसमें सब में +12 ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, देखिए 7 1 2 0, और यहाँ पर देखिए 8। और यहाँ पर देखिए दिए गए एलिमेंट से जब हम मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर देखिए देखेंगे और उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सभी पॉजिटिव आ जाएंगे, जितनी भी एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद देखिए इसका हम मिनिमम देखें, इसका मिनिमम है देखिए -6। देखिए नेगेटिव नंबर जब होता है ना, और नेगेटिव में हम सबसे मिनिमम देखते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नॉन नेगेटिव बन जाते हैं, कॉमन सी बात है। ये सब नेगेटिव नंबर से इसका हम मिनिमम एलिमेंट लें और इन सभी एलिमेंट्स से उस मिनिमम एलिमेंट को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो सभी नॉन नेगेटिव हो जाते हैं। छोटी सी बात है, खैर आप तो मिनिमम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करें बस, ठीक है, सारी बातों को भूल जाएं। इस सेकंड रो का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, देखिए -6। -6 सभी में से घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, आप +6 कर दें, बात एक ही है। तो सभी में +6 कर दीजिए आप, तो 4 2 0 3 एंड 1। अब इसमें मिनिमम है देखिए 14, तो इस -14 को हम यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए 11 2 9 0 8, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम 4th रो पे आ जाएं, लास्ट रो पे। तो यहाँ तो देखिए एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं, 2 9 0 8 करेक्ट है। अब देखिए यहाँ 4th रो में सबसे छोटा कौन है, देखिए सबसे छोटा है -14। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +14 हो जाएगा, सभी में 14 ऐड कर दीजिए, ये लीजिए, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 0 10 3 और 7, ये लीजिए। और उसके बाद देखिए हम चलते हैं लास्ट रो पे। लास्ट रो में देखिए मिनिमम कौन है, -12, तो वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब में +12 हो जाएगा। तो देखिए 5 3 4 0 7। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इस दी गई मैट्रिक्स से जो भी हमने मैक्सिमाइजेशन वाली फाइंड की थी वो यही है, और इसी से हमने देखिए इसे रिड्यूस किया है, रो को रिड्यूस कर दिया है। चलो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, अब इसका कोई रोल नहीं है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमने कौन सी स्टेप फॉलो की, यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले हमने उसे मैक्सिमाइजेशन में बदला, उसके लिए माइनस का मल्टीप्लाई किया, और इस मैट्रिक्स में हमने रो रिड्यूस की, जितनी भी रो है उसे रिड्यूस की, रो को संकुचित किया, समानित किया, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमें मिल जाती हैं। और देखिए रो रिड्यूस के बाद हम कॉलम रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कॉलम वाइज रिडक्शन हम देखेंगे। देखिए यहाँ सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, देखिए 4 है, इस 4 को आप सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 0, और यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 4 और 1। अब देखिए इसका मिनिमम 0, इसका 0, इसका 0, तो ये तीनों ऐसे आ जाएंगे,
तीनों कॉलम सेम आ जाएंगे, 1 2 0, 2 0 3, 2 9 0, 0 10 3, 3 4 0। चलिए क्रॉस मैच कर लेते हैं एक बार, क्योंकि छोटी सी अगर माइनर मिस्टेक भी हो जाती है तो देखिए रिजल्ट फिर डिसमिस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने 4 कॉलम ले लिए और इनमें सब में देखिए मिनिमम 0 था और मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें और मिनिमम एलिमेंट 0 आ जाए तो देखिए नो चेंजेस, वो के वही कॉलम आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको सिमेट्रिकली हम लिख लेते हैं, ये लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब जा रही है, ये लीजिए 3 4 एंड 0। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 कॉलम रिड्यूस कर लिए हैं। इस 5वें कॉलम को रिड्यूस करने के लिए इसका मिनिमम एलिमेंट हम देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट इसका देखिए 1, ठीक है, यही लिस्ट एलिमेंट है सबसे छोटा। और यहाँ पर इस 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हर एक एलिमेंट से, तो कितना मिलेगा देखिए 7 0 7, और यहाँ पर देखिए 6 एंड 6। तो देखिए रो रिड्यूस कर दिया है, कॉलम रिड्यूस कर दिया है, और इस कॉलम मैट्रिक्स में ही ये जो कॉलम रिडक्शन के बाद जो भी मैट्रिक्स हमें मिली है इसी में हम क्या कर देंगे, 0 असाइन कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी प्रोसेस मैंने बता रखी है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो देखिए ये है टेबल फर्स्ट और ये है टेबल सेकंड। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, टेबल 2 में 0 असाइन करेंगे हम। तो देखिए 0 किस तरह से असाइन होते हैं आपको ये प्रोसेस भी मैंने बता रखी है। देखिए यूं मान सकते हैं कि ये रिवीजन चल रहा है, अब तो देखिए पुराने प्रोसेस को ही हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले एग्जैक्ट 1 0 देखते हैं, रो वाइज चलते हैं, और जो भी एग्जैक्ट 1 0 मिलता है उसे हम स्क्वायर साइन में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट 1 0 मिल गया है, इसको हमने स्क्वायर साइन में क्लोज कर दिया है, ये लीजिए। और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 अगर दिख जाता है या मिल जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। चलते हैं हम सेकंड रो पे। सेकंड रो पे तो देखिए 3 0 है यहाँ पर, तो इसे तो छोड़ दें, एग्जैक्ट 1 0 वाले केस को ही स्क्वायर साइन में बंद करना है। अब देखिए थर्ड रो पे आ जाए, कोई 0 नहीं है, यहाँ एग्जैक्ट 1 0 मिल गया इस फोर्थ रो में। जैसे ही 1 0 मिला हमने उसे स्क्वायर साइन एक वर्ग चिन्ह में बंद कर दिया। अब देखिए करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 नहीं है, वरना काट देते हैं। अब फोर्थ फिफ्थ रो पे गए तो इसमें भी ऐसा कुछ भी एग्जैक्ट 1 0 नहीं है। चलिए रो वाइज हम चल दिए, केवल 2 रो ऐसी थी जिसमें हमें एग्जैक्ट 1 0 मिला है। अब देखिए यहाँ जो 0 मार्क हो गए उनको आप भूल जाएं, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब हम चलेंगे कॉलम वाइज, और कॉलम वाइज यहाँ पर देखिए हम एटलीस्ट क्या सॉरी एग्जैक्ट 1 0 हम देखेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट 1 0 देखेंगे इस बार कॉलम वाइज। तो इस कॉलम में एग्जैक्ट 1 0 ये रहा, एग्जैक्ट 1 0, और करस्पॉन्डिंग रो में हम सब कुछ काट देंगे। फिर इस कॉलम में चलें, नो 0, अब तो सारे 0 ही देखिए असाइन हो गए। अब क्या देखना, अब तो देखना ही छोड़ दें। आप देखिए रो वाइज कॉलम वाइज, रो वाइज कॉलम वाइज चलते रहे, एक ऐसी कंडीशन आएगी या तो सारे 0 असाइन हो जाएंगे या फिर कुछ 0 बच जाएंगे। जब कुछ 0 देखिए अनमार्क रह जाएं तो वहां पर देखिए ट्रायल एरर मेथड लगेगा, और अगर सभी 0 असाइन हो जाते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है, अदरवाइज हम 0s कवर करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए जैसे ही हम यहां पर 0 असाइन करते हैं तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्क्वायर साइंस, वर्गांकित चिन्हों की संख्या। तो नंबर ऑफ स्क्वायर साइन कितने देखिए ओनली 3 है, जबकि यहां पर n की वैल्यू कितनी है, ये 5/5 की देखिए 1 2 3 4 5 5/5 की है। तो यहां पर देखिए 2 बॉक्स कम पड़ गए, 3 व्यक्तियों को
काम मिलेगा। 3 वर्कर तो काम करेंगे, बाकी 2 वर्कर फालतू बैठे रहेंगे। हालांकि यहाँ पर वर्कर नहीं है, मशीन है। तो देखिए जब कंपनी मशीनें लाती है और उनसे वर्क होता है, तो देखिए अगर कोई मशीन फालतू पड़ी रहेगी तो देखिए कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का यही मेन ऑब्जेक्ट होता है कि यहाँ पर जितने वर्कर्स हैं सभी के सभी वर्कर्स जॉब करें, एक वर्कर को एक से ज़्यादा जॉब न मिले। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई मशीन देखिए फालतू नहीं देना चाहिए, फ्री नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो देखिए ये ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेस देन एन, और एन की वैल्यू है यहाँ पर 5। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जीरोज कवरिंग मेथड का हम प्रोसेस जो भी है मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए क्या लिखोगे इसके बाद, जीरोज कवरिंग वाली बात, ठीक है। और इसके बाद देखिए लैंग्वेज बिल्कुल सेलेक्टेड है। ये जब टेबल कंप्लीट हो जाती है और ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि टेबल 2 से ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो चलिए ये बात लिखें, अतः टेबल 2 से, और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है, ठीक है। आप तो जीरोज कवर करो, ठीक है, ज्यादा समय खराब नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर ये लेस देन 5 आया, तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं, अब जीरोज तो कवर करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसी में अगर हम जीरोज कवर करें तो काफी देखिए यहाँ पर कचरा सा हो जाएगा। तो एक नई टेबल बना के वहां जीरोज कवर करना है। लिखें, अतः टेबल 2 में न्यूनतम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं से तो देखिए यहाँ पर हम मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हम लेते हैं, और मिनिमम लाइंस की हेल्प से हम सभी जीरोस को कवर करते हैं। तो देखिए वही बात यहाँ पर लिखी जा रही है, सभी जीरोस को कवर करने पर कौन सी टेबल मिलेगी, अरे 2 के बाद आता है 3। ये लीजिए। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इसे आप अच्छे से लिख लें, समझ लें। और ये बात है तो देखिए बार बार लिखा चुका हूं मैं, लेस देन एन आता है तो ऐसी कंडीशन में जीरोज कवर किया जाता है, पक्की बात है ना। लेकिन कोई जीरो अनमार्क नहीं देना चाहिए। अगर जीरो अनमार्क रहेगा तो फिर तो ट्रायल मेथड पे चलेंगे। सभी जीरो मार्क हो जाए फिर भी लेस देन एन आ जाए तो फिर जीरो कवर होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सभी जीरो देखिए मार्क हो जाए और लेस देन एन आ जाए तो जीरोज कवर होगा, 100% होगा। और इक्वल एन आ जाए तो रिजल्ट ही आ जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर टेबल 2 में न्यूनतम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं से सभी जीरोज को हम कवर करेंगे, और कवर करने पर कौन सी टेबल मिलेगी, टेबल नंबर 3। चलिए तो टेबल 3 यहाँ पर बना लेते हैं। और यहाँ जीरोज हम कवर करेंगे। और देखिए जीरोज कवर करना, चलो और बड़ी टेबल बना देता हूं ताकि आसानी से देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से नजर आ जाए। चलिए इसके जो एलिमेंट्स है वो भी हम देख लेते हैं। पहली रो में देखिए 31207, 31207। अगला है देखिए 02030। और देखिए थर्ड रो है यहाँ पर 72907। और देखिए फोर्थ रो है देखिए 401036। और लास्ट रो है देखिए 135 13406।
ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम जीरो असाइन करते हैं और वहां पर सभी जीरो असाइन हो जाते हैं, कोई भी जीरो अनमार्क नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्क्वायर साइन को काउंट करते हैं और स्क्वायर साइन n से कम रहते हैं तो जीरोज कवर किया जाता है, और वही प्रोसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए जिस टेबल में जीरो असाइन किया है उसी टेबल में हम जीरोज को कवर करेंगे और एक बार फिर से जीरो असाइन करेंगे। चलिए, और जीरोज कवर किस तरह से होते हैं देखिए, यहां पर जीरोज कवर करने के लिए देखिए हमें मिनिमम लाइंस का यूज करना है। और लाइन कौन सी होना चाहिए यहाँ पर, या तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या फिर वर्टिकल होना चाहिए, है ना, ओब्लिक लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तिरछी लाइन तो लेना ही नहीं है आपको इस तरह की, या तो आप इस तरह से वर्टिकल लें या फिर हॉरिजॉन्टल लें। ठीक है, इस तरह से ही आपको लाइंस यहाँ पर लेनी है और जीरोज कवर करने हैं। और देखिए मिनिमम होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइन्स जितनी ज्यादा होगी देखिए उतना ही लेट रिजल्ट आएगा, उतनी बार आपको कवरिंग करनी पड़ सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कम टाइम में देखिए हमें प्रश्न सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसी लाइन, सबसे पहले आप तो वह लाइन चुने जिससे सबसे ज्यादा जीरो कवर हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जीरो देखिए इस थर्ड रो में है और इस कॉलम में भी है ना, इस थर्ड रो में भी है, इस कॉलम में भी है, इसमें भी 3 जीरो हैं और इसमें भी 3 जीरो हैं। तो देखिए यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर इसको यूं ले लिया जाए तो इसमें देखिए 3 जीरो कवर हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज कवर कर रहे हैं। देखिए लाइन खींचने का मतलब ही कवरिंग होता है। जैसे हमने ये लाइन खींची तो यहाँ पर देखिए हमारे ये जो 3 जीरो थे वो कवर हो गए। कितने जीरो कवर हो गए, 3। और यहाँ पर देखिए 3 जीरो कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम ऐसी रो या ऐसा कॉलम देखेंगे जिसमें भी ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर हो, क्योंकि एक लाइन से 3 जीरो कवर हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देखिए एक ही लाइन से यहां पर देखिए वापस 3 जीरो कवर करने, ये लीजिए। तो ये सबसे पहले हमने L1 ली थी, ये हो गई L2। दो रेखाओं ने देखिए यहां पर कितने 6 जीरो कवर कर दिए। चाहते तो हम यहाँ पर और भी रेखाएं ले सकते थे, नंबर ऑफ लाइंस नहीं बढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस तरह जीरोस कवर करने का मेन टारगेट यही होता है कि नंबर ऑफ लाइंस, इन रेखाओं की संख्या कम से कम हो। अब देखिए यहाँ पर और कितने जीरो बचे हैं, अब तो देखिए लगभग सभी जीरो हो गए, एक बचा है। अब इस जीरो को हम कैसे कवर करें, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको और देखिए इसका टारगेट ये भी होता है कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोस बढ़े, जीरो की संख्या बढ़ानी है हमें। तो यहाँ पर देखिए कभी ऐसा केस आ जाए, इसको देखिए ऐसे भी कवर कर सकते हो, ऐसे भी कवर कर सकते हो। किसी जीरो को कवर करने के लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं या फिर वर्टिकल लेते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ अगर हम लेते हैं तो ये वाला ठीक है, ये जीरो तो ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कभी कभी जैसे यहाँ पर जीरो होता तो वो डिस्टर्ब हो जाता, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन पे हम मिनिमम एलिमेंट को यहाँ पर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐसा ना हो कि कोई जीरो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर देखिए जीरो डिस्टर्ब भी हो रहा है तो फिर तो होने दो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन ऐसा प्रयास करें कि जीरो डिस्टर्ब न हो। और अगर मान लो ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे यहाँ पर यहाँ अगर जीरो होता तो हम जैसे यहाँ जीरो होता है, एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम उसे इस तरह से, उस जीरो को अगर इस तरह से अगर कवर कर देते तो ये डिस्टर्ब हो जाता, ये वाला जीरो यहाँ से फिनिश हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मिनिमम एलिमेंट 1 इसमें ऐड करते हैं, ये प्रोसेस में बता चुका हूँ। तो फिर हम क्या करें, हम इस तरह से फिर करें, और अगर इस तरह से अगर हम इस जीरो को कवर करें तो ये वाला जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे है। नॉन कवर्ड एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट कितना है, 1 है, और उसको हम इसमें ऐड करते हैं तो ये वाला जीरो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जीरोज की संख्या हमें बढ़ानी पड़ती है, नंबर ऑफ जीरोज बढ़ाने पड़ते हैं, और इस पे भी आप ज्यादा फोकस न करें। आपका टारगेट क्या है, जीरोज कवर कर दीजिए बस, ठीक है। तो जीरोज आपको कवर करना है। तो यहां पर देखिए 2 लाइन ने 6 जीरो कर दिए। अब इस जीरो को कवर करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप वर्टिकल ले लें या फिर हॉरिजॉन्टल ले लें। अगर कोई जीरो यहां पर डिस्टर्ब होता है तो उस केस से आप बच सकते हैं, थोड़ा सा क्या कि अच्छा रहेगा। और अगर आपने उस जीरो को डिस्टर्ब भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट तो आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। चलिए, तो इसको तो इस तरफ से कीजिए या इस तरफ से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, ये हो गई देखिए L3।
अब यहाँ पर देखिए सभी जीरो कवर कर दिए हमने। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, देखिए अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये 3 एलिमेंट ये अनकवर्ड है, ये भी अनकवर्ड है, और 2 ये, इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स ये देखिए, ये मैं बता रहा हूं, ये सब जिससे कोई भी लाइन पास नहीं होती है, जिससे कोई रेखा नहीं गुजरती, वो कहलाते हैं बिना ढके अवयव, अनकवर्ड एलिमेंट। और इन अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम कौन है, देखिए 1 है। और इस 1 को क्या करते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और देखिए इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन में जोड़ देते हैं। तो सीधी सी बात है, बिना ढके अवयवों का सबसे छोटा अवयव हम देखते हैं, उस सबसे छोटे अवयव को उन बिना ढके अवयवों से हम घटा देते हैं, और यहाँ पर प्रतिच्छेदन वाली स्थिति में उस अवयव को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अनकवर्ड एलिमेंट देख लेते हैं, तो उसका मिनिमम कितना है 1, जिसे हम अनकवर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसमें ऐड करेंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स नो चेंज। वही बात यहाँ पर लिखेंगे, लिखें आप, लिखिए अनकवर्ड एलिमेंट्स का न्यूनतम अवयव क्या है। देखिए न्यूनतम अवयव क्या है, बिना ढके अवयवों का न्यूनतम अवयव 1 है, ठीक है, जिसे देखिए एक ही बात है ये, है ना, और ये बातें तो देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, जिसे क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करते हैं, बिना ढके अवयवों से घटाते हैं। और देखिए इंटरसेक्शन वाली पोजीशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ऐसा करने पर कौन सी टेबल मिलेगी, देखिए ये कौन सी टेबल थी, ये थी सेकंड, और ये हो गई थी देखिए टेबल थर्ड। साइड में लिख दें, दिस इज टेबल थर्ड। अब मिलेगी हमें टेबल नंबर 4। चलिए यहाँ पे टेबल 4 हम बना लेते हैं। वो ही इधर क्या आएगा, देखिए ABCDE 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल की हम बात कर रहे हैं, और इस टेबल में जो भी जीरो कवर के बाद देखिए जो भी प्रोसेस होता है वो हम फॉलो कर रहे हैं, और टेबल नंबर यहाँ पर 4 हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ बिना ढके अवयवों का न्यूनतम अवयव, सबसे छोटा अवयव हम देखते हैं, तो बिना ढके अवयवों का सबसे छोटा अवयव 1 है, जिसे बिना ढके अवयवों से घटाते हैं, और यहाँ पर ये जो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन आती है उसमें जोड़ देते हैं, और बाकी के एलिमेंट्स नो चेंज, अपरिवर्तित रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए, देखिए नोट बराबर करते चलें, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हम यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करें। देखिए ये सब अनकवर्ड है और ये बिना ढके अवयव हैं, तो इसमें से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, देखिए 2 0 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 2 0 1, और ये तो देखिए नो चेंज, और वहाँ 6 हो जाएगा, नो चेंज और 6। अब देखिए यहां पर हम आते हैं इस सेकंड रो पे, तो ये देखिए ये तो नो चेंज रहेंगे, 0 2 0, और ये आ गया देखिए इंटरसेक्टिंग पे, ठीक है, प्रतिच्छेद वाली स्थिति पे है, तो ये मिनिमम एलिमेंट इसमें हम जोड़ देंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये देखिए ये है नो चेंज। तो देखिए जो अनकवर्ड एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, 1 है।
उस 1 को हम क्या करते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन पे जो भी एलिमेंट होता है उसमें हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, और बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जितने भी बचे हुए हैं, वो सब नो चेंज रहते हैं। अब देखिए 7 to 9, तो यहाँ पर 1 1 कम कर दीजिए, अनकवर्ड है ना ये, तो 6 1 और 8, 6 1 8। चलिए अगला जो एलिमेंट है देखिए वो है नो चेंज, और यहाँ 7 था तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 6, ये लीजिए। यहाँ पर 4 0 10 नो चेंज, और इस 3 में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पर है, और साथ में देखिए इधर 6 नो चेंज रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 3 4, इसमें से 1 को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अनकवर्ड है ये तो, और अनकवर्ड एलिमेंट से मिनिमम हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 2 एंड 3, 0 2 3। और देखिए यहाँ पर 4th पोजीशन पे 0 नो चेंज, और लास्ट में 6 है वो अनकवर्ड है, तो वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस हमने फॉलो की, और ये देखिए ये कोई नई बातें नहीं है, ये सब आप जानते हैं। अब देखिए ये है टेबल नंबर 4। अगला जो प्रोसेस होता है वो 0 असाइनमेंट का होता है। टेबल 4 में हम क्या करेंगे, 0 असाइन करेंगे। तो देखिए 0 असाइनमेंट प्रोसेस, शून्य निर्दिष्टीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं, और जस्ट अभी कुछ देर पहले ही तो हमने 0 असाइन किया है। एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, नहीं है, ये रहा एग्जैक्ट 3rd रो में, और इसके ऊपर नीचे के इस तरह से कट कर देते हैं। फिर आते हैं हम 4th रो पे, तो 4th रो में ये एग्जैक्ट 1 0 ऊपर चलो तो ये कट हो गया। और 3rd रो पे अगर हम चले इस लास्ट में, तो देखिए लास्ट में भी एक 0 हमें, इससे मतलब नहीं है जो मार्क हो गया, ये एग्जैक्ट 1 0 मिला है, और ऊपर हमने इस तरह से कट कर दिया है। तो देखिए ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, एक बार फिर आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए जीरोज असाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट 1 0 देखेंगे, तो पहली रो में एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, दूसरी रो में भी देखिए एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, तीसरी रो में एग्जैक्ट 1 0 है। तो रो वाइज चलते हैं, तो कॉलम के जीरोज कट करते हैं। तो देखिए इसमें एग्जैक्ट 1 0, तो ये कट हो जाएगा, ये कट, उसी के करस्पॉन्डिंग है ना, उसी रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम जो भी होगा उसमें हम कट कर दें। चलिए 4th रो में यहाँ पर ये एग्जैक्ट 1 0 और ये कट हो गया, और यहाँ पर देखिए इस लास्ट में ये एग्जैक्ट 1 0 मिल गया है, ये तो मार्क हो गया था, ये लीजिए। तो हमें एग्जैक्ट 1 0 देखना होता है, कौन सा, अनमार्क। जो अनमार्क है जिसपे अभी भी हमने चिन्हित नहीं किया है, तो अनमार्क 0 हम देखते हैं, और एग्जैक्ट 1 0 होना चाहिए, जिसे हम बॉक्स में बंद कर देते। चलिए अब वापस हम कॉलम वाइज चलते हैं। इसमें एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, एग्जैक्ट 1 0 ये रहा, देखिए इस कॉलम में एग्जैक्ट 1 0। अब कॉलम वाइज एग्जैक्ट 1 0 मिलता है, तो रो वाइज जो भी होगा उसे काट देंगे। अब देखिए सभी 0 यहाँ पर असाइन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम स्क्वायर बॉक्स काउंट करें तो देखिए अभी भी 4 है, पहले 3 थे, अब यहाँ पर कितने रह गए, 4 रह गए, लेकिन लाना कितने हैं, देखिए हमें 5 बॉक्स तो लाने ही हैं, फिर जीरोज कवर होगा। हालांकि देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको क्या समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम देखिए क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 10 से 15 मिनट में हम इस प्रश्न को इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ तो देखिए तमाम कई तरह की बातें मुझे बतानी पड़ती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कभी 0 असाइनमेंट, कभी कवरिंग। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट वाली बात आती है। तो यहाँ पर देखिए क्लास में जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसके टाइम का कंपेरिजन हम एग्जाम के टाइम से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े प्रश्न नहीं है, एक बार आप सेल्फ इन्हें सोल्व करें तो देखिए बहुत कम समय में आप आसानी से इन्हें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 बार कवर हो रहा है, तो इसमें आप क्वेश्चन सोल्व करके देखें, मैक्सिमम 3 टाइम कवर। और देखिए 3 बार कवरिंग वाले तो बहुत कम क्वेश्चन हैं, इतने ज्यादा प्रश्न नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पर 0 असाइन करेंगे, तो देखिए वर्ग चिन्हों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 4 लिखें आप। तो देखिए वर्ग चिन्हों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 4, ये 1 2 3 4, बट दिस इज लेस देन n बिकॉज n इक्वल 5। तो n की वैल्यू तो यहाँ पर 5 है, और हमें बॉक्स कितने मिले हैं, 4। तो यहाँ पर क्या किया जाए, फिर से जीरोज कवर किया जाए।
टेबल 4 में और किसकी हेल्प से, न्यूनतम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, और देखिए जीरोज कवर करने पर कौन सी टेबल मिलेगी, ये 4 थी, टेबल नंबर 5। ये लीजिए, तो देखिए ये कुछ बातें लिखनी पड़ती है। यहाँ पर लेस देन 5 आया तो वापस जीरो कवर की प्रोसेस हम लेंगे, और जीरो किस तरह से कवर किए जाते हैं, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का यूज करके। तो यहाँ पर टेबल 5 हमें मिलेगी, ठीक है। अच्छा ये 3 थी, ये हो गई 4, इसी में हम जीरोस कवर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर टेबल 5 में जीरोस कवर कर देते हैं। जीरोस तो इसमें कवर होंगे, मिलेगी टेबल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए यही हम रिजल्ट ला देंगे इसी पेज पे। अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं बचा है। चलिए तो देखिए यहाँ पर जीरो असाइनमेंट के बाद इस तरह का केस बना है। हमें यहाँ पर देखिए जीरोस कवर करने पड़ेंगे। देखिए 20106, 20106, 02040, और देखिए थर्ड रो में देखिए 61806, और देखिए यहां पर है 40, और लास्ट रो में है देखिए 02305। चलिए तो देखिए यहाँ पर जीरो असाइनमेंट के बाद लेस देन एन हमें मिला था। जो भी स्क्वायर साइन थे हमने काउंट किए तो वो 4 थे, लेकिन 5 आने चाहिए थे। तो जीरोज कवर करेंगे। अब देखिए जीरोज कैसे कवर करें। सबसे ज्यादा जीरो देखिए, एक तो 3 जीरो इसमें है और बाकी तो 3 इसमें है। तो देखिए 2 लाइन से 6 जीरो निपटा दें आप एक साथ। ये लीजिए, ये L1 से 3 निपट गए, और इससे तो खैर 2 ही हो पाएंगे, कोई बात नहीं। मिनिमम लाइंस का यूज करना है। और देखिए एक आध लाइन ज्यादा अगर गलती से बन भी जाती है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3, अच्छा इससे तो 2 रो कवर, 2 जीरो कवर हुए ना। हाँ तो ये थोड़ा सा देखिए जल्दबाजी में, सबसे पहले वो लाइन बनाए, सबसे पहले वो लाइन बनाना है जिससे सबसे ज्यादा जीरो कवर हो। तो ये वाली थी वो लाइन, देखिए इससे 3 जीरो कवर होंगे। सीधे कितने जीरो कवर होंगे, 3। ये लीजिए, तो ये L1 हो गई। और आगे देखिए इसमें कहीं जीरो नहीं है। इस बार न्यू ले लीजिए आप, ये वाला वर्टिकल लाइन लें आप इस तरह से, दिस इज L2। तो देखिए 2 लाइन ने यहाँ भी 6 जीरो कवर कर दी। अब एक तो ये बचा है। अगर देखिए अब यहाँ पर इसको अगर इस तरह से लेते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। जीरोज कवरिंग का मेन टारगेट यही है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस बढ़े, शून्यों की संख्या यहाँ पर बढ़े। यही एम्स होता है, यही ऑब्जेक्ट होता है जीरोज कवरिंग मेथड का। तो चलिए यहाँ पर देखिए इस जीरो को या तो यूं कवर करेंगे या यूं कवर करेंगे, है ना। यूं कवर करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ही जीरो कवर होगा, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि मिनिमम एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आप इसको यूं कवर कर दीजिए और इसमें 2 जीरो भी कवर हो जाएंगे। देखिए एक तो ये जीरो कवर हो रहा है, और देखिए उधर तो आपको सोचना ही नहीं है ना। अगर आप इस तरह से इस जीरो को कवर करोगे क्षैतिज रेखा से, ओरिजेंटल लाइन से, तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला जीरो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और इस लाइन से केवल एक जीरो कवर होगा।
तो लाइन आप इस तरह से लें तो यहाँ सीधे सीधे 2 जीरो कवर हो गए। लाइन कम रखना है हमें, कम से कम लाइन बनानी है, ठीक है, ज्यादा लाइनें नहीं बनानी है। L3 चलिए, और कौन सा जीरो बचा है, ये वाला जीरो यहाँ पर अभी भी देखिए अनकवर्ड है। अब यहां पर देखिए एकमात्र यही जीरो बचा है। अब इसको कैसे कवर करें, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो एक क्षैतिज रेखा लें ओरिजेंटल लाइन, या फिर वर्टिकल लें। देखिए वर्टिकल लाइन अगर लेते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग पे आता। आप देखिए जीरो इंटरसेक्टिंग पे न आए, ऐसा आप देखिए थोड़ा सा सोच के चलना और ऐसा प्रयास करना कि इंटरसेक्टिंग पे न आए। और अगर फिर इंटरसेक्टिंग पे आ रहा है तो फिर चिंता भी नहीं करना, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर हम वर्टिकल लाइन ले तो ये इंटरसेक्टिंग पे आ जाएगा, और इधर ये लें तो ये इंटरसेक्टिंग पे आ जाएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लीजिए, एक जीरो तो डिस्टर्ब होगा और ये हो जाएगी देखिए L4। तो देखिए जीरो इस तरह से कवर किए जाते हैं। और देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन से दो जीरो इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे आ रहे हैं, और वर्टिकल लाइन से एक जीरो इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर आप वर्टिकल लें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीरो इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे आ रहा है, तो आ रहा है, आप क्या करें, आप इसको अगर इस तरह लोगे तो ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर तो देखिए एक लाइन तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने जीरोज कवर कर दिए हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए लिखें आप, सभी जीरोज कवर होने के बाद हम क्या करते हैं, ये कौन सी टेबल है, टेबल का भी ध्यान रखना है। देखो ये थी टेबल नंबर 4, अब टेबल 5 हमें मिलेगी, तो यही है टेबल 5। क्या लिखोगे यहां पर देखिए, बिना ढके अवयवों का जो न्यूनतम अवयव है। देखिए नॉन अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 1, तो देखिए 1 सबसे छोटा है, क्या है देखिए 1 है। और इसे हम क्या करते हैं, अनकवर्ड से घटा देते हैं। बिना ढके अवयवों से क्या करते हैं, हम घटाते हैं। और इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन में और देखिए शेष अवयव जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो नो चेंज होते हैं, उन्हें हम क्या रखेंगे देखिए नो चेंज, अपरिवर्तित। कौन सी टेबल मिलती है देखिए, टेबल नंबर 5 के बाद कौन सी मिलेगी, 6। तो देखिए ये प्रोसेस होता है जीरोज कवर करने के बाद। यहां पर देखिए बिना ढके अवयवों का न्यूनतम देखते हैं, जिसे हम बिना ढके अवयवों से घटा देते हैं। प्रतिच्छेद वाली स्थिति होती है तो उसमें जोड़ देते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब नो चेंज रहेंगे। और यहाँ भी देखिए कॉमन सी बात है, यहाँ हमने वो वाली बात नहीं लिखी कि यहाँ बचे हुए अवयव नो चेंज देते हैं, कॉमन सी बात है। ये सारी बातें देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन में जोड़ते हैं, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट नो चेंज रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने पर हमें यहाँ पर एक टेबल मिलेगी, और उसमें फिर से हम क्या करेंगे, जीरो असाइन कर देंगे। चलिए
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टेबल है और यहाँ पर देखिए इस टेबल में हम 0 असाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले ये प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, है ना। ये वाली प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और उसके बाद ही देखिए 0 असाइन होता है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया अनकवर्ड एलिमेंट से जो भी मिनिमम में सबट्रैक्ट करते हैं, फिर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, चलो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये पहली रो देखिए आप, तो इस पहली रो में देखिए यहाँ पर वो है 2, क्या है देखिए 2 यहाँ पर देखिए अनकवर्ड है। तो इस 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बिना ढके अवयवों का न्यूनतम कितना है देखिए 0। तो 2 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ कितना मिलेगा देखिए 1। बिल्कुल कॉमन सी बात है और इस प्रोसेस को कई बार हम फॉलो कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और देखिए इससे पहले भी मैंने 4-5 प्रश्न सोल्व करवाए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं उसमें 1-2 प्रश्नों में हमने जीरोज को कवर भी किया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको कर लेते हैं। ये है 0, ये नो चेंज, और अगला देखिए ये अनकवर्ड है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये है 0 नो चेंज, और ये हो जाएगा 5। तो देखिए कितना आसान प्रोसेस है, 1 नो चेंज और इसमें 1 0 सबट्रैक्ट करेंगे, ये नो चेंज और 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अब सेकंड रो पे प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए 0 नो चेंज, और 2 की अगर हम बात करें तो इसमें तो हम ऐड करते हैं, तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए, इंटरसेक्टिंग पे आ गया, और ये है 0। और यहाँ पर देखिए ये नो चेंज और ये हो जाएगा देखिए 5, और लास्ट वाला एलिमेंट नो चेंज। थर्ड रो में देखिए अनकवर्ड 5 हो जाएगा, नो चेंज, और ये देखिए ये 7 हो जाएगा, है ना। अनकवर्ड में हम सबट्रैक्ट करेंगे, ये नो चेंज रहेगा, और ये हो जाएगा 5। तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। और उसके बाद देखिए फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 51705, यहाँ ये अनकवर्ड है, अनकवर्ड से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 3, एक घटा दीजिए इसमें से, और ये रहेगा नो चेंज, यहाँ आ जाएगा 9, तो 0 9, और ये देखिए 4 and 5। प्रोसेस आपको पता है अच्छे तरीके से, 0 और ये 2 इंटरसेक्टिंग पे है, 3 कर देंगे, यहाँ ये नो चेंज, यहाँ 1 और यहाँ पर 5, ये लीजिए। तो इस तरह से देखिए ये वाली प्रोसेस हमने फॉलो की, तो ये रिजल्ट हमें मिला है। एक बार क्रॉस मैच कर लेते हैं, 5, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 एलिमेंट यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पे थे, तो जो इंटरसेक्टिंग पे होते हैं उनमें हम 1 ऐड कर देते हैं, जो भी मिनिमम एलिमेंट होता है। मिनिमम 1 था, तो यहाँ देखिए 3 5 3 1, 3 5 3 1। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस हम अभी तक फॉलो करते आए हैं उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखिए हमें ये वाली टेबल मिली, और ये है देखिए टेबल नंबर 6। ठीक है, तो ये फाइनल टेबल हो जाएगी। और अब देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और इसी में हम 0 असाइन करेंगे। लिखें आप, टेबल 6 में और देखिए मैंने आपको ये बात बता रखी है कि 0 असाइन तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही जीरोस कवर करते हैं, जीरोस कवर करने के बाद हम 0 असाइन करते हैं। और 0 असाइन कैसे करते हैं, एग्जैक्ट 1 0, ये रहा, ये गया, आगे बढ़े एग्जैक्ट 1 0, और इसमें भी देखिए एग्जैक्ट 1 0, रो वाइज चल दिए, एग्जैक्ट 1 0 मिलते ही बॉक्स में बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलो कॉलम वाइज हमें चलना है। इसमें एग्जैक्ट 1 0 अनमार्क नहीं है, यहाँ अनमार्क 0 देखना है, एग्जैक्ट 1 0, यहाँ देखिए एग्जैक्ट 1 अनमार्क 0 हमें मिला है, और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हमने ये कट कर दिया है। ठीक है, तो हमने देखिए हर एक कॉलम को यहाँ पर देखिए देखा, और उसमें यहाँ हर एक कॉलम में हमने एग्जैक्ट 1 0 पे फोकस किया, तो यहाँ पर मिला था। अब देखिए इसके बाद हम वापस चलेंगे रो वाइज। अभी हम देखिए रो वाइज हमने यहाँ पर देखिए चेक कर लिया, फिर कॉलम वाइज चेक कर लिया, अब एक बार फिर रो वाइज चलेंगे, क्योंकि अभी भी 0 बचा हुआ है। सभी 0 असाइन हो जाएं उसके बाद ही देखिए प्रोसेस देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ही अगली स्टेप पे जाते हैं। तो आप तो रो वाइज चलें, फिर कॉलम वाइज चलें, चलते ही रहें जब तक कि सारे 0 असाइन ना हो जाएं। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाएगी आप कितने ही रो वाइज कॉलम वाइज चलते जाएं,
वहां पर देखिए सभी जीरो असाइन नहीं होंगे। ऐसा केस भी बनेगा जब हम ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब वापस रो वाइज चलें तो देखिए ये एग्जैक्ट 1 0 मिल गया है, इसको असाइन करना ही पड़ेगा। और इसके असाइनमेंट के साथ ही देखिए हमें 5 बॉक्स यहाँ मिल जाते हैं, जो कि एक खुशी वाली बात है, मजा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही 5 बॉक्स मिलेंगे और दी गई असाइनमेंट प्रॉब्लम 5x5 की है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इससे मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, वर्गांकित चिन्हों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन इक्वल 5 विच इज इक्वल टू n। तो यहां से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लिखें आप टेबल 6 से, ये टेबल 6 है, टेबल 6 से ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात थी, देखिए ये सभी जानते हैं, कॉमन सी बात है। तो देखिए टेबल 6 से हमें यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा आफ्टर जीरो असाइनमेंट, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन यदि n के इक्वल आ जाते हैं तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है। और यदि यहाँ भी देखिए अगर 4 बॉक्स आ जाते तो फिर एक बार फिर जीरोस कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस तरह से मिलेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इष्टतम हल। तो देखिए यहां पर इष्टतम हल किस तरह से होगा, देखिए ये जो स्क्वायर साइन होते हैं, ये जो वर्ग चिन्ह है, जितने भी बॉक्स हमने बना रखे हैं, ये बॉक्स यहाँ किसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ये यहाँ पर असाइनमेंट, यहाँ पर जो एक वेल डिफाइंड असाइनमेंट है कि किसको क्या असाइन किया जाए, ये वही शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली मशीन को कौन सा जॉब दिया जाए, तीसरा, है ना, पहली को कौन सा दिया जाए, तीसरा, ठीक है। तो यहाँ लिखना भी पड़ेगा ना हमें, देखिए पहली मशीन को तीसरा जॉब दिया जाए और दूसरी मशीन बी को कौन सा दिया जाए, देखिए पांचवा, और सी वाली मशीन को भी देख लेते हैं, सी वाली को कौन सा दिया जाए, चौथा। तो यहां पर देखिए एक तो डी है और एक ई है, चलिए। तो देखिए डी के लिए है दूसरा और इसके लिए है पहला। तो देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम से हम यही तो डिसीजन लेते हैं कि कौन से वर्कर को कौन सा जॉब दिया जाए, कौन सी मशीन से कौन सा कार्य करवाया जाए। तो यही तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्ट होता है। और जब देखिए यहाँ असाइनमेंट फिक्स हो गए कि कौन सी मशीन को कौन सा जॉब दिया जाए, तो उससे होने वाला जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो भी हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ये थी देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब यहां पर इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखिए राजस्व अधिकतम हो, हालांकि हमने -1 का मल्टीप्लाई किया और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हमने सोल्व की, और जो भी ऑप्टिमम असाइनमेंट है वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ पर वो फाइंड कर लिए कि कौन से को क्या दिया जाए, ये हम निकाल चुके हैं अभी जस्ट। तो यहाँ पर देखिए कहाँ गया, देखिए वो पेज, ये रहा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको वहां ले चलता हूं। ये देखिए ये ऑप्टिमम रिजल्ट आया है, ठीक है। तो चलते हैं हम उसी टेबल पे, ये लीजिए। तो यहां पर देखिए ये, और अभी जो ऑप्टिमम रिजल्ट आया है वो क्या है, देखिए ये रहा। तो देखिए कुछ समय के लिए यहां पर हम लिख लेते हैं, समझने के लिए केवल। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्टिमम रिजल्ट आया था उसको देखिए मेन टेबल से हम देखेंगे, और मेन टेबल देखिए अभी यही है, ये दी गई टेबल ही मेन टेबल है, यहीं से फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है। हालांकि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था, हमने सोल्व इसे किया है, लेकिन देखिए मिनिमाइजेशन को सोल्व करें या मैक्सिमाइजेशन को सोल्व करें,
ऑप्टिमम रिजल्ट तो देखिए फाइनल वही होगा जो हमें लास्ट में मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर आपको असाइन करना है। तो देखिए ए का कौन सा आया था, तीसरा, तो ए को तीसरा जॉब दिया जाएगा, ये फाइनल है। बी को देखिए पांचवा जॉब दिया जाएगा, तो ये ऑप्टिमम रिजल्ट इस तरह से, ठीक है। और देखिए सी को 4, और डी पे कितना है देखिए दूसरा जॉब, और इस पे ई पे कितना है, पहला जॉब, ठीक है। अब देखिए इसको तो यहाँ रिमूव कर देते हैं, केवल ये तो हमने उधर से कॉपी किया था देखने के लिए, 3 5 ओके। तो देखिए यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने पहले, लेकिन एक बात ये ध्यान रख लेना, ये मैक्सिमाइजेशन की है। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर का मेन टारगेट यही था कि आपको मैक्सिमाइजेशन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैक्सिमाइजेशन होता है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, इतनी सी बात ध्यान रखनी। बाकी का जो पहले प्रीवियस जो प्रोसेस है वो तो आपको फॉलो करना ही है ना। तो केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी, माइनस का मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कीजिए, और जो भी देखिए असाइनमेंट आएंगे यहाँ पर किसको क्या दिया जाए वो तो इसके लिए भी फिक्स रहेंगे, ठीक है। ये जो मैक्सिमाइजेशन वाली है उसके लिए भी वही रिजल्ट रहेंगे। तो देखिए पहले को क्या दिया जाए, तीसरा। तो देखिए यहाँ पर जो भी रेवेन्यू, ये क्या है, राजस्व। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम राजस्व किससे मिलेगा, इसी से मिलेगा। ये असाइनमेंट हमने किसके अकॉर्डिंग लिए हैं, जो भी फाइनल ऑप्टिमम रिजल्ट मिला है उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर सीधा हम इससे अधिकतम राजस्व हम निकालेंगे, और देखिए अगर आप चाहें तो इससे निकालो, तो इससे भी, इससे न्यूनतम मिलेगा, चिन्ह तो वहीं लगेंगे, ठीक है। ये ई पे यहाँ लगा था, बी पे यहाँ लगा था, तो देखिए ये वाले साइन तो यहाँ पर ही लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिनिमम रेवेन्यू, न्यूनतम राजस्व यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ जो न्यूनतम मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, और यहाँ हम जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस में मिलेगा, बस यही फर्क पड़ेगा। वहां पर -x आ रहा है तो यहाँ पर +x आ जाएगा, और वहां पर देखिए माइनस वाला रिजल्ट तो हम मिनिमाइजेशन में लिखेंगे, और उस माइनस को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो वो मैक्सिमम में बदल जाएगा। इससे निकालोगे तो आपको मिनिमम वर्ड यूज करना पड़ेगा, साथ में मिनिमम लिखना पड़ेगा, लेकिन हम उसे मैक्सिमम में रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम तो मैक्सिमाइजेशन की है ना, तो फिर वहां पर देखिए हम मैक्सिमम करके रिजल्ट लिखेंगे, तो बात वही आ जाएगी। आप चाहे इससे रिजल्ट लिखें या उससे लिखें, इससे लिखोगे तो मिनिमम आएगा, और मिनिमम आएगा जो कि नेगेटिव होगा, और फिर उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे आप वहां पर मैक्सिमाइजेशन में चले जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस टेबल का ही यूज न करें, जो ओरिजिनल टेबल होती है उसी से फाइनल रिजल्ट लिखना है। ऐसा ही देखिए सिंप्लेक्स मेथड में भी हमने ऐसा ही किया था। सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन की होती है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन में बदलते हैं, फिर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं, और लास्ट में जो भी ऑप्टिमम रिजल्ट आता है x1 x2 का, उसको हम डायरेक्ट मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी असाइनमेंट आए हैं प्रोसेस से, उस प्रोसेस से जो भी असाइनमेंट मिले हैं उसे हम सीधे किसमें अप्लाई कर देंगे, जो मेन असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये जो दे रखी है, ये ओरिजिनल असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो हमें दे रखी, उसी में आप यहाँ पर चिन्हित कर दीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगा, अधिकतम राजस्व निकल जाएगा। तो अधिकतम राजस्व कितना होगा, देखिए अधिकतम राजस्व लिखेंगे हम लास्ट पेज पर, ठीक है। तो देखिए अधिकतम राजस्व हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम रेवेन्यू, तो देखिए मैक्सिमम रेवेन्यू, देखिए ए ने कौन सा वर्क किया, तीसरा, तो देखिए यहाँ पर 10, ये 10 यहाँ पर, ये जो भी यूनिट है देखिए रुपीज में भी हो सकती है, डॉलर में भी हो सकती है ना, कोई सी भी करेंसी में हो सकती है। हमें तो देखिए रेवेन्यू, तो यहाँ पर देखिए चलो इंडियन करेंसी मान लीजिए 10 रुपये मिलेंगे, और देखिए इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, बी अगर 5 वाला जॉब करे तो 5 रुपीज़ का रेवेन्यू, और यहाँ पर देखिए 14, और अगर डी की बात करें तो 14, और यहाँ हो जाएगा 7। चलिए आप इसे फाइनल ऐड करें, 10 5 14 14 7, तो देखिए ये हो जाएगा 28, और ये 7 तो ये 35, और 35 और 15 तो ये देखिए 50, कितना आएगा इसका रिजल्ट, चलिए तो यहां पर देखिए ये है मैक्सिमम रेवेन्यू, और यही है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम आगे चलते हैं, इसको यहां से हटा भी देते हैं अब,
ठीक है, तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो देखिए हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और इस तरह से हमने यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम का प्रोसेस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर दी गई असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की थी और इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है, जब मैक्सिमाइजेशन में दी जाती है तो -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है उसके हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद जो प्रोसेस आपको मैंने बताया वो फॉलो कर दीजिए। जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा तो इस तरह से आएगा, और जब ये असाइन हो जाते हैं तो डायरेक्ट आप मेन टेबल देखिए जो आपको दे रखी है, जो मेन टेबल है, जो मेन असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको दे रखी है उसी से आपको सीधे मैक्सिमाइजेशन वाला रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरह से मैक्सिमम रेवेन्यू कितना मिलेगा, यहां पर 50 मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैक्सिमाइजेशन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व किया है, और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखिए सबसे पहले एक सिंपल सी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई जीरोज कवर नहीं होते वो वाला वीडियो हमने देखा था। और उसके बाद देखिए हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने एक ऐसा एग्जाम्पल सोल्व किया था जिसमें जीरोज कवर हुआ था, और यहाँ पर ये एक ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो मैक्सिमाइजेशन की थी। तो देखिए इस तरह से 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अनबैलेंस। कभी कभी क्या होता है, देखिए इधर तो 3 तो वर्कर होते हैं और 2 जॉब होते हैं, तो वो अनबैलेंस। अब देखिए 3 वर्कर हैं 2 जॉब है, तो फिर ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम तो फिर अनबैलेंस हो गई, असंतुलित नियतन समस्या हो गई। फिर अब क्या करें, 3 व्यक्ति हैं और 2 जॉब है, यानी एक व्यक्ति को भगाना पड़ेगा, उसे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति एक ही काम करता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वहां पर हम एक डमी जॉब ले लेते हैं और उस डमी जॉब को लेकर हम एक असाइनमेंट प्रॉब्लम बना लेते हैं जो कि बैलेंस हो जाती है। तो डमी जॉब ले लेते हैं, एक जॉब कम पड़ जाता है तो डमी जॉब ले लेते हैं, और एक वर्कर कम पड़ जाता है तो डमी वर्कर हम ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, और वहां पर देखिए लास्ट में हमें फाइनल रिजल्ट भी मिलेगा और ऑप्टिमम कंडीशन भी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए वो अगला मैटर रहेगा हमारा। तो फिलहाल देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो आज फिलहाल इतना ही, थैंक यू।